कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। सिद्धार्थ रे को छोड़कर मायरा के पास आया और उसे संभालने लगा। मायरा की हालत खराब हो चुकी थी और वह जोर जोर से सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, पर मायरा सिद्धार्थ के सामने आने से अपने आंसू रोक न सकी और उसके सीने से लगकर रोने लगी। वहीं रे को सिद्धार्थ ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। वह जैसे तैसे खड़ा हुआ और अपने पीछे से गन निकाल कर लोड किया और मायरा जो उसके सामने पीट करके खड़ी थी उस पर गन तान दिया और गोली चला दी। वहीं मायरा सिद्धार्थ से दूर हुई और बोली, सिद्धार्थ मुझे। वह इतना बोल ही पाई थी कि सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे दूर ढकेल दिया और गोली सीधे सिद्धार्थ के सीने में जा लगी और सिद्धार्थ घुटनों के बल वहीं गिर गया। मायरा घबरा कर चिल्लाई, सिद्धार्थ। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर सब गार्डन के पीछे की तरफ चले आए और सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से रे को पकड़ लिया। वहीं मायरा सिद्धार्थ के पास गई और उसे पकड़ते हुए बोली, सिद्धार्थ सिद्धार्थ तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्यों किया तुमने ऐसा? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। सिद्धार्थ की सांसें तेज तेज चल रही थी और उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। वह दर्द में भी मुस्कुराता हुआ धीरे से बोला, तुम दूर रहना चाहती थी ना मुझसे, तो हो रहा हूँ दूर मैं तुमसे। यह सुनकर मायरा और बुरी तरह से रोने लगी। नहीं सिद्धार्थ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सब वहाँ पहुँच गए और राघव और रिक्की जल्दी से उसके पास गए और उसे संभालने लगे। तभी चित्रा बोली, राघव सिद्धार्थ को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो। राघव ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से उसे कार में बिठा दिया। मायरा उसके सर को अपने गोद में लेकर बैठी थी और रोते हुए सिद्धार्थ को आंख बंद न करने को बोल रही थी, पर सिद्धार्थ की आंखें बंद हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। 15 मिनट से भी कम समय में राघव ने गाड़ी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अंदर जाते ही डॉक्टर्स की टीम सिद्धार्थ को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहीं सबकी हालत खराब थी। मायरा बस सिद्धार्थ के कहे हुए उन आखिरी शब्दों को सोचे जा रही थी जिससे उसका दिल बैठा जा रहा था। वहीं राघव भी घबराया हुआ बार बार रोटी की ओर ही देख रहा था और चित्रा खुद को और राघव को संभालने की कोशिश कर रही थी। नेहा का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सिद्धार्थ के अलावा उसका अपना कहने को कोई नहीं था और वह अपने भाई को बहुत मानती थी। रिक्की उसे और खुद को संभालने में लगा हुआ था। ऋषि वहीं बैठे शून्य में ताक रही थी। तभी ऋषभ उसके पास बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। ऋषि ने उसे नम आंखों से देखा और उसके सीने से लगकर फपक कर रोने लगी। वह बोली, भाई भाई ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हें पता है, भले ही घर में बड़े शशांक भाई हो, पर सब सिड भाई को ज़्यादा मानते हैं। वह कभी दिखाते नहीं, पर सबकी फिक्र करते हैं और मुझे तो नेहा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। ऋषभ उसके सर को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उन्हें, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऋषि कुछ नहीं बोली और उसे और कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे काफ़ी राहत मिल रही थी। वहीं मायरा अपनी खाली आंखों से दरवाजे की ओर देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। मायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे उसके वह रुके हुए आंसू बह निकले। वह अपने मन में बोली, और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं, कहाँ हो आप भाई? तभी किसी ने उसके सर पर हाथ रखा। मायरा आंखें खोली और नम आंखों से उसे देखने लगी। आंखों में आंसू भरे होने की वजह से उसे सब धुंधला दिख रहा था। उस शख्स ने मायरा की आंखों से आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। मायरा जो अब तक अपने आंसुओं को रोके बैठी थी, अपने भाई के गले लगकर फपक फपक कर रो पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। अखिल ने उसे खुद से दूर किया तो देखा वह बेहोश हो चुकी है। वह घबराते हुए उसके गाल थपथपाने लगा और बोला, मायरा मायरा क्या हुआ तुम्हें मायरा? उसने डॉक्टर को बुलाया और उसे एक वार्ड के अंदर ले जाया गया। आव्या उसके साथ ही थी। वहीं एलेक्स नेहा के पास गया और उसे गले लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, चिंता मत करो, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। नेहा रुधे गले से बोली, अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। मॉम डैड मामा जी सबको खो चुकी हूँ, अब भाई को नहीं खो सकती। एलेक्स उसके सर को सहलाते हुए बोला, सिद्धार्थ बहुत कम लोगों पर भरोसा करता है और मैं उनमें से एक हूँ जिस पर वह भरोसा करता है, और मैं उसे इतने सालों से अच्छे से जानता हूँ। वह बाद में मेरे बॉस हैं, सबसे पहले दोस्त हैं मेरे। और सिद्धार्थ इतने कमज़ोर नहीं है कि एक मामूली सी गोली उनकी जान ले ले। शेर को मारना अगर इतना ही आसान होता तो आज सब जंगल में राजा बन बैठे होते। और सिद्धार्थ वही शेर हैं, और उस रे का तो वह हश्र होगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वहीं डॉक्टर ने मायरा को चेक करके कहा,
पहले इनकी सांसें चोक होने की वजह से ये बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस और रोने की वजह से भी इनकी सांसें फूली हुई थी। इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस न दिया जाए तो ही अच्छा होगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर तक ये सोई रहेंगी तो आराम मिलेगा इन्हें। डॉक्टर आब्या से मायरा का ख्याल रखने को बोलकर बाहर चले गए और आब्या वहीं मायरा के सर को बैठी सहला रही थी। करीब 1 घंटे बाद ओटी की लाइट बंद हुई और डॉक्टर बाहर आए। राघव दौड़ते हुए उनके पास गया और घबराते हुए पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? सिद्धार्थ कैसा है? अब ठीक तो है ना? हम मिल सकते हैं उसे? डॉक्टर ने उसे शांत कराते हुए कहा, मिस्टर राघव शांत हो जाइए, वह अभी ठीक हैं। गोली सीने में थोड़ी ऊपर लगी थी, इस वजह से वह सेफ हैं। हमने गोली निकाल दी है और वह अब खतरे से बाहर भी हैं, पर अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। जब तक उन्हें होश नहीं आता आप लोग उनसे नहीं मिल सकते। यह कहकर वह चले गए। सिद्धार्थ को एक VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके चेहरे पर अब भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सब उसे उस VIP वार्ड के दरवाजे पर लगे कांच से देख रहे थे। राघव ने नेहा और ऋषि को घर भेज दिया और एलेक्स, ऋषभ और रिकी को उनके साथ जाने को कहा। किसी का जाने का मन तो नहीं था, पर राघव ने उन्हें जैसे तैसे मनाकर घर भेज दिया। सब चले गए और बस राघव और चित्रा ही सिद्धार्थ के वार्ड के सामने बैठे थे। वहीं आब्या मायरा के साथ थी और अखिल राघव के साथ था। राघव ने कहा, देखो अखिल, मुझे मायरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुद उसे अपनी बहन मानता हूँ, पर तुम कब तक सच छिपाओगे? कब तक हम उससे लड़ते रहेंगे जिसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं? कब तक छिपाओगे उस राज को जिस वजह से आज मायरा और सिद्धार्थ इस हाल में है? कौन है वह और क्यों पड़ा है मायरा के पीछे? तुम्हारा और आनंद फैमिली का क्या कनेक्शन है उस सार्क से? कौन है ये सार्क? राघव की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, पर अखिल अब तक सब कुछ शांति से सुन रहा था। राघव उसके ऐसे चुप रहने से बुरी तरह से झल्ला कर बोला, कुछ बोलोगी भी या दोनों के मरने का वेट कर रहे हो? अखिल ने एक गहरी सांस लिया और कहा, यह कोई सार्क नहीं है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया ने उसे ये नाम दिया है। यह आहूजा फैमिली का बड़ा बेटा है, ओमकार आहूजा। वह कोई सार्क नहीं है, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसे ये नाम मिला है क्योंकि उससे ज़्यादा बेरहम और बेदिल इंसान शायद ही कोई होगा, जो अपने बाप का और आज अपने बेटे का सगा न हो सका और उसे यहीं छोड़कर भाग गया, ये जानते हुए भी कि अगर वह हमारे हाथ लग गया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह रुद्र प्रताप आहूजा और आहूजा फैमिली का बड़ा बेटा है, ओमकार आहूजा। इस पर राघव ने हैरान होते हुए कहा, रुद्र प्रताप आहूजा? आहूजा फार्म के मालिक? ये वही आहूजा फैमिली है ना जो इंडिया के टॉप रिच फैमिली में से एक है? अखिल ने हाँ में सिर हिलाया तो राघव फिर से बोला, पर उनकी फैमिली का तुमसे क्या कनेक्शन? और अब तो उनकी फैमिली में कोई है भी नहीं। रुद्र प्रताप आहूजा के मौत के बाद उनका बिजनेस कौन संभालता है? ये बात और न ही उनकी प्रॉपर्टी के वारिस का कुछ पता चला है। कभी पब्लिकली ये बात अनाउंस ही नहीं की गई। अखिल ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, उनकी पूरी 6000 करोड़ की प्रॉपर्टी की वारिस कोई और नहीं, मायरा है। वह अकेली इन सब की मालकिन है, सब कुछ उसके नाना जी का जो है। राघव अखिल की बात पर बुरी तरह से हैरान होकर बैठा था और आंखें फाड़े उसे देख रहा था। आहूजा फैमिली की प्रॉपर्टी और उनके बिजनेस आज भी चर्चा में थे। हालांकि यह कह सकते हैं कि आज सिद्धार्थ इंडिया और बिजनेस की दुनिया में जिस जगह पर है, कभी आहूजा फार्म उस जगह पर था और अब भी ओबेरॉय इंडस्ट्री के बराबर ही है। फ़र्क बस इतना है कि इस वक्त सिद्धार्थ बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह है और आहूजा फैमिली का बिजनेस कौन संभाल रहा है, ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। राघव ने खुद की हैरानी को संभालते हुए पूछा, क्या कह रहे हो अखिल? और मायरा के नाना जी का मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम दोनों भाई बहन बहुत मिस्टीरियस हो यार, प्लीज शुरू से बताओ। अखिल ने एक गहरी सांस ली और बताने लगा, भोपाल में अखिल के डैड यशराज आनंद एक सीधे साधे और मिडिल क्लास इंसान। अखिल की मां नियति खुराना एक अनाथ लड़की जो कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। अखिल के डैड और उनकी लव मैरिज थी। 1 साल बाद अखिल पैदा हुआ और उनकी हंसी खुशी ज़िंदगी चल ही रही थी कि नियति की दिल की बीमारी के चलते वह चल बसी। उस वक्त अखिल बस 2 साल का ही था। यश तो नियति की मौत को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वह तो जैसे पागल ही हो गया था। उसे न खुद की फिक्र थी और न ही इस दुनिया से मतलब था। वह हर वक्त अपने गम में ही डूबा रहता था। इस वजह से उसकी ऑफिस में जॉब भी छूट गई।
उसके पास जितना भी पैसा था वह अब खत्म हो चुका था और वह नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। ऐसे ही एक दिन नौकरी की तलाश में वह देर रात लौट रहा था, तभी उसे दिखा कि एक लड़की के पीछे कुछ शराबी लड़के पड़े हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। यश से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उस लड़की के पास गया। एक पल के लिए तो वह उस लड़की को देखता ही रह गया। उस लड़की की खूबसूरती ही ऐसी थी कि किसी को भी एक नज़र में दीवाना बना दे, और ख़ासकर उसकी वो गहरी आंखें। आखिर थी तो मायरा की माँ, तो इतनी खूबसूरत तो होनी ही थी, पर मायरा उसकी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यश ने उस लड़की से ध्यान हटाया और उन लड़कों से एटीट्यूड में बोला, क्यों बे, लड़की को परेशान करके मर्दांगी दिखा रहा है अपनी? किस अंगल से तू मर्द लगता है? न दिखने में अच्छा है और न काम से। हरकतें तो मर्द वाली नहीं है। मर्द है तो लड़कियों को इज्जत देना सीख। वह लड़कों में से एक बोला, बहुत भाषण दे रहा है तू, चुपचाप यहाँ से निकल जा वरना। यश बोला, ठीक है जा रहा हूँ, और उस लड़की का हाथ पकड़कर जाने लगा। उन लड़कों के साथ वह लड़की भी उसे हैरान होकर देख रही थी। एक लड़के ने गुस्से में कहा, लड़की को कहाँ ले जा रहा है, छोड़ उसे। यश ने एटीट्यूड में कहा, वह तो मैं करने से रहा, बाकी तुम देख लो। तभी एक लड़का यश की ओर मारने को बढ़ा तो यश भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी उन तीनों के ऊपर टूट पड़ा और कुछ देर में वह लोग कराते हुए ज़मीन पर पड़े थे। यश उस लड़की के पास गया और कहा, आप ठीक तो हैं ना? आप अपने घर का पता बताइए, मैं छोड़ देता हूँ। वह लड़की एक टक यश को देखे जा रही थी, पर यश की बातें सुनकर उसकी तंद्रा टूटी और वह बोली, मैं कुछ दिन पहले ही इंडिया आई हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं ज़्यादातर घर से बाहर नहीं निकलती और आज निकली तो इनके चंगुल में फंस गई, जिस वजह से भागते हुए मेरा पर्स कहीं गिर गया है जिसमें मेरा फ़ोन है। मुझे रास्ता नहीं पता अपने घर का और न मैं किसी को फ़ोन कर सकती हूँ। यश ने अपना फ़ोन निकाला पर उसमें भी चार्ज नहीं था। उस लड़की को ऐसे अकेले छोड़ना उसे सही नहीं लगा तो वह उसे अपने घर चलने को कहा। वह लड़की भी मान गई और उसके साथ चलने लगी। चलते वक्त उस लड़की ने यश की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, वैसे हाय, मैं स्वरूपा आहूजा, और आप? यश ने उसे बिना देखे ही कहा, यश राज आनंद। स्वरूपा खुद से ही बोली, हद है यार, हमेशा एटीट्यूड में रहना ज़रूरी होता है क्या? और जल्दी जल्दी उसके साथ चलने लगी। यश स्वरूपा को लेकर अपने घर आया। वह घर बहुत छोटा था और मुश्किल से उसमें 3 ही कमरे थे, पर वह अंदर से बहुत अच्छा था। उसे घर आता देख अखिल दौड़कर उसके पास चला आया तो यश ने भी उसे गोद में उठा लिया। उस दिन मौसम खराब होने की वजह से लाइट नहीं थी और यश अपना फ़ोन चार्ज भी नहीं कर पाया। उसने उस छोटे से अखिल से कहा, ये देखो, ये है स्वरूपा आंटी। आज रात आपको इनके साथ रहना है और इनका ख्याल रखना है। अखिल ने भी जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अखिल और स्वरूपा दोनों ही एक कमरे में चले गए। दोनों ही कुछ ही समय में काफ़ी कनेक्टेड हो गए थे और अखिल को उसके साथ बहुत अच्छा लगा। वहीं आधी रात को स्वरूपा अखिल को सुलाकर पानी पीने किचन में आई तो देखा यश हाल में एक खूबसूरत सी लड़की के फ़ोटो के सामने शराब का गिलास हाथ में लिए बैठा था। वह नियति की ही फ़ोटो थी जिसे आज तक यश भुला नहीं पाया था। स्वरूपा उसके पास गई और बोली, आपने आज मेरी इतनी मदद की है, आपको देखकर लगता नहीं कि मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी, पर अगर आप चाहें तो अपना गम मुझसे बांट कर कम ज़रूर कर सकते हैं। शायद नशे का ही सुरूर था। नशे में ही उसने स्वरूपा को सब कुछ बता दिया। उसके पास्ट के बारे में जानकर उसे भी बहुत बुरा लगा। वह उठकर अखिल के पास चली गई और मन ही मन एक फैसला कर सो गई। अगली सुबह आहूजा फैमिली के कुछ गार्ड्स आकर स्वरूपा को ले गए, जिससे अखिल फिर दुखी हो गया। आखिर वह भी तो एक बच्चा ही था और स्वरूपा से एक रात में इतना घुलने मिलने के बाद उसके जाने पर वह बहुत उदास हो गया था। उसी दिन यश को एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वह तैयार होकर जल्दी से आहूजा फार्म की ओर निकल गया। वह जब केबिन के अंदर गया तो देखा स्वरूपा चश्मे लगाए एक फाइल देख रही थी, जिसे देखकर यश हैरान था। स्वरूपा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं मिस्टर यश? मैं स्वरूपा ही हूँ जो कल रात आपके घर रुकी थी। यश बोला, आप इंटरव्यू ले लीजिए। स्वरूपा ने उसे बैठने को कहा और एक फाइल आगे बढ़ाते हुए बोली, आपको नौकरी तो मिल जाएगी पर एक शर्त है। यश हैरानी से बोला, कैसी शर्त? स्वरूपा मुस्कुराते हुए बोली, आपको मुझसे शादी करनी होगी। यश फिर हैरान था। वह कुछ बोलने ही वाला था कि स्वरूपा बीच में ही बोली, एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए फिर कुछ कहिएगा। यश चुप हो गया तो स्वरूपा बोली,
देखो यश, मुझे पता है तुम आज भी नियति को नहीं भूले हो, पर इस वजह से अपनी ज़िंदगी एक जगह रोक तो नहीं दोगे। और एक बार अखिल का सोचो, उसे भी तो एक माँ चाहिए, माँ का प्यार चाहिए। फिलहाल तुम इतने सक्षम नहीं हो कि अखिल को एक बेहतर ज़िंदगी दे सको। मैं ये नहीं कह रही कि तुम कर नहीं सकते, पर वक्त हमेशा समान नहीं होता। यश ने उसकी ओर देखा और कहा, पर तुम शादी क्यों करना चाहती हो, वो भी मुझसे जिसके पास कुछ नहीं है। स्वरूपा बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे पता है तुम मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करोगे, पर मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए ज़िंदगी भर। एक रात में मैंने तुम्हें जितना भी समझा है, तुम बहुत अच्छे लगे। मेरी न सही, एक बार अखिल के बारे में ज़रूर सोच लेना। यश ने कुछ पल सोचा, फिर अखिल के बारे में सोचकर हाँ कह दिया। दोनों ने उसी दिन शादी कर ली और इसमें रुद्र प्रताप को भी हाँ कहना पड़ा। आखिर स्वरूपा उनकी इकलौती बेटी जो थी। यश और अखिल दोनों ही आहूजा फैमिली के उस पुश्तैनी हवेली में रहते थे। स्वरूपा भी अखिल से बहुत प्यार करती थी और अखिल भी अपनी माँ को भूल गया था। जहाँ स्वरूपा सबसे प्यार से बात करती थी, ओमकार उसका उल्टा था। उसे हमेशा से सिर्फ पैसों से और अपने बाप की प्रॉपर्टी से मतलब था, और इनके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। यश और स्वरूपा दोनों मिलकर बिजनेस संभालते थे। ओमकार यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता था। इसी के चलते उसने कंपनी में 20 करोड़ का घपला कर दिया और वह सब गैर कानूनी धंधे में इस्तेमाल कर दिया। पर स्वरूपा और यश ने अपनी मेहनत से कंपनी को ज़्यादा नुकसान होने नहीं दिया। इसी बीच यश स्वरूपा से कब प्यार करने लगा उसे भी मालूम नहीं हुआ। शादी के 1 साल बाद मायरा पैदा हुई और यश उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वहीं अखिल को तो नया खिलौना मिल गया था, पर वह भी उसका बहुत ध्यान रखता था। स्वरूपा ने भी दोनों में कभी भेदभाव नहीं किया और दोनों को ही अपना बच्चा मानती थी। अखिल और मायरा दोनों ही बड़े हो रहे थे और साथ ही ओमकार की जलन और नफरत भी स्वरूपा के लिए बढ़ रही थी। एक दिन रुद्र प्रताप को जब उसके काले और गैर कानूनी धंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी दे दी। ओमकार अपने गुस्से में अपनी हद पार कर बैठा और उनके खाने में जहर देकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसे एक उम्मीद थी कि अपने पिता की मौत के बाद उसे सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, पर शायद इस सब का अंदाज़ा रुद्र प्रताप को पहले ही हो गया था। तो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी मायरा के नाम कर दी और सारा बिजनेस अखिल के नाम कर दिया। पर यह कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के 70% शेयर मायरा के नाम और 30% अखिल के नाम थे। रुद्र प्रताप के मौत के बाद वकील ने यह कह दिया कि सारी प्रॉपर्टी स्वरूपा के नाम है, जिससे ओमकार और भी तिलमिला गया। उसके गुस्से की ढेर को जैसे चिंगारी मिल गई थी। मायरा तब सिर्फ 10 साल की ही थी। ओमकार ने स्वरूपा को धोखे से छत से गिराकर मार डाला और उसे सुसाइड का नाम दे दिया। मायरा, अखिल और यश तो जैसे टूट ही गए थे, पर अखिल को ये पता चल गया था कि सारी प्रॉपर्टी मायरा और उसके नाम है और ओमकार ने ही उसकी माँ को मारा है। उसने मायरा को अपने पास रखना सही नहीं लगा तो उसने यश से कहकर उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। उस दिन मायरा चीख चीख कर उसे न भेजने की मिन्नत कर रही थी, पर अखिल और यश मजबूर थे। भोपाल के स्कूल में मायरा की आइडेंटिटी का कोई पता न लगवाए, इस वजह से मायरा का नाम भी बदल दिया गया और मीरा रख दिया गया। उस स्कूल में पेरेंट्स के अलावा किसी का भी बच्चों से मिलना अलाउड नहीं था। अखिल और यश भी उस हवेली को छोड़कर यश के पुराने घर में छुपकर रहने लगे, जिसके बारे में ओमकार को कुछ पता नहीं था। आहूजा फार्म और सारा बिजनेस रुद्र प्रताप के सेक्रेटरी मिस्टर वर्मा संभालने लगे, क्योंकि रुद्र प्रताप उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। यश ने उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा उनके आसपास पुलिस लगा रखे थे और वहीं ओमकार अब भी उन तीनों को ढूंढ रहा था। जब उसे किसी की खबर नहीं मिली तो वह भी न्यूयॉर्क में रहने लगा और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में चला गया। वहीं हॉस्पिटल में करण के जाने के बाद मायरा ने खाना पीना छोड़ दिया और न ही खुद का ध्यान रखती थी वह। ऐसे उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, जिस वजह से उसे यश ने अपने पास बुला लिया। मायरा की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी थी, पर वह करण के साथ बिताए अपने हर एक पल को अपनी डायरी में लिखा करती थी। अखिल और यश मायरा के स्वास्थ्य स्वरूपा की बरसी के लिए बनारस गए थे और अगले दिन आते वक्त उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। तीनों स्वरूपा की बरसी के अगले दिन बनारस से निकल गए और आते वक्त एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जो कि ओमकार के कहने पर किया गया था। अखिल और मायरा को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, पर यश बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मायरा बेहोश हो गई थी,
पर अखिल को हल्का हल्का सा होश था, तो उसने आसपास के लोगों की मदद से उन दोनों को पास के हॉस्पिटल में ले गया। यश को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया और अखिल मायरा के पास ही बैठा था। कुछ देर बाद डॉक्टर अखिल के पास आए और कहा, सॉरी, हम अब कुछ नहीं कर सकते। उनकी इंटरनल ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा है। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। अखिल भारी कदमों से अपने पापा के पास गया और यश ने उसे देखा तो धीरे से बोले, मायरा कैसी है? तुम दोनों ठीक हो ना? अखिल रोते हुए बोला, हम ठीक है पापा। मायरा अभी बेहोश है पर ठीक है। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते पापा। मैं कुछ नहीं संभाल पाऊंगा। और मायरा, वह तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करती है। कैसे संभालूंगा मैं उसे? यश ने उसके हाथ को धीरे से पकड़ा और कहा, तुम सब ठीक कर दोगे ना? मुझे पता है तुम सब संभाल लोगे। मायरा को यहाँ से दूर ले जाओ, ऐसी जगह जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता हो। मायरा को उससे हमेशा दूर रखना, वरना वह मेरी बच्ची को मार डालेगा। मुझसे वादा करो अखिल कि तुम उसे कुछ नहीं होने दोगे। तुम दोनों हमेशा साथ रहोगे। अखिल ने वादा किया और कहा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूंगा। तभी यश की सांसें तेज होने लगी और कुछ पल बाद सब शांत हो गया। अखिल और मायरा ने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। अखिल ने उनका अंतिम संस्कार किया और चिता जलते वक्त अखिल का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया था। मायरा अखिल के गले लगकर बस रोए जा रही थी और अखिल उसके सर को सहला रहा था। अंतिम संस्कार के बाद ही अखिल मायरा को लेकर इंदौर आ गया और दोनों ही एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। अखिल को खाना बनाना नहीं आता था, पर वह जितना भी जानता था वैसा ही कुछ न कुछ बना दिया करता था। मायरा ने भी कभी शिकायत नहीं की। दोनों के ही दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे। यहाँ तक कि अखिल ने मजदूरी तक की थी, सिर्फ अपनी बहन के लिए। वह मायरा को कुछ करने नहीं देता। मायरा उसकी हालत समझती थी, इसलिए वह भी छुप छुप कर काम पर चली जाती। इस वजह से मायरा ने और अखिल ने अपनी पढ़ाई कुछ वक्त के लिए रोक दी। एक बार जब अखिल बीमार पड़ गया तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाया। मायरा रात भर अपने भाई के पास रही। इस दौरान अखिल को मायरा के काम के बारे में पता चल गया, जिससे उसे बहुत दुख हुआ। आज मायरा को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसने अखिल के लिए कुछ गरम गरम बनाने का सोचा और किचन में चली गई। उसने अखिल को सूप बनाते हुए तो देखा था, वह भी कच्चा पक्का, पर उसने कभी नहीं बनाया था। वह जैसे तैसे बनाने लगी, पर इस दौरान उसका हाथ गर्म सूप से जल गया और बुरी तरह से लाल हो गया। सब्जी काटते वक्त उसके हाथ पर कुछ कट्स भी लग गए थे। वह सूप लेकर अखिल के पास गई, पर वह अपना हाथ छिपा रही थी। अखिल ने जब उसका हाथ देखा तो उसके दिल में दर्द की एक टीस उठी और उसकी आंखों में आंसू उतर आए। मायरा जोआहुजा फैमिली की राजकुमारी थी, कभी जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज घुमा करती थी, जिसने कभी अपने हाथों से खुद खाना तक नहीं खाया था। वह आज इस हालत में है और खुद अपना हाथ जलाकर खाना बना रही है। अखिल ने उसका हाथ देखा और अपने दिल में एक इरादा कर लिया कि अब वह अपनी बहन को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। फिर अखिल को एक बड़े से कैफे में वेटर की जॉब मिल गई, जिसके बाद दोनों ने ही अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। इसी दौरान उसकी मुलाकात मिस्टर खन्ना से हुई, जो कि अपनी एक मीटिंग के लिए आए थे। उनकी मीटिंग चल रही थी। उस वक्त अखिल ध्यान से उनके प्रोजेक्ट को सुन रहा था और समझ रहा था। एक जगह पर वह और उनके क्लाइंट दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे। अखिल उनके पास गया और उनसे परमिशन लेकर उनके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के सजेशन और आइडियाज़ देने लगा, क्योंकि उसने पहले भी अपने पापा को यह सब करते हुए देखा था। उसके सारे आइडिया मिस्टर खन्ना को काफ़ी पसंद आए और उन्होंने उसे अपने ऑफिस में अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दी। अखिल अपना काम अच्छे से संभाल रहा था और उसने उनसे खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा जाहिर की, जिसमें मिस्टर खन्ना ने उसकी पूरी मदद की। अखिल ने एक छोटे से प्रोजेक्ट से अपनी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता गया और आज वह शहर का जाना माना बिजनेसमैन अखिल आनंद है। वह हर साल अपने माँ और पापा की बरसी के वक्त भोपाल जाता है और इस बार जब गया था तो ओमकार के एक आदमी ने अखिल को पहचान लिया और उसका पीछा करके उसके बारे में सब पता कर लिया। जिस दिन मायरा ने साहिल को रिजेक्ट किया, उसी दिन से सार्क करण को ढूंढने लगा, पर उसे कुछ पता नहीं चला। पर मायरा की डायरी की वजह से उसने रे को करण बनाकर भेज दिया। अखिल की सारी बात सुनकर राघव और चित्रा की भी आंखें नम हो गई थी। राघव ने कुछ नहीं कहा और अखिल के गले लग गया। वह बोला, अब मायरा के लिए तुम अकेले नहीं, हम सब हैं, उससे कभी कुछ नहीं होगा।
तभी कोई बोला, और उस ओमकार को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। वह हर दिन अपनी मौत की भीख मांगेगा। राघव और अखिल ने उस आवाज की तरफ देखा तो सिद्धार्थ दीवार का सहारा लिए खड़ा था। राघव जल्दी से उसके पास गया और कहा, तुझे होश आ गया? थैंक गॉड, पर तू यहाँ कैसे? तू चल अंदर और आराम कर। क्यों आया तू बाहर? पागल हो गया है तू? यह कहते हुए उसने सिद्धार्थ को वापस बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ बोला, सब सुन लिया है मैंने, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। इतना तकलीफ दिया है उसने मेरी मीरा को। राघव थोड़े गुस्से में बोला, पहले खुद ठीक हो जा, गोली लगी है तुझे? छोटी चोट नहीं है जो तू सीधे उठकर बाहर चला आया। कुछ हो जाता तो, चोट बढ़ जाती तो? कभी खुद का ध्यान नहीं रखता। क्यों गया तू बाहर? कुछ चाहिए था तो हमें बुला लेता, हम मर गए हैं क्या? इस पर सिद्धार्थ ने उसे घूर कर देखा तो वह धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, आगे से मरने की बात नहीं करूँगा। अब ऐसे घूर मत, वरना यहीं भस्म हो जाऊँगा। सिद्धार्थ बोला, मायरा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अखिल बोला, ठीक है, पर अभी इंजेक्शन की वजह से सो रही है। सिद्धार्थ घबराते हुए बोला, इंजेक्शन क्यों? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ उसे? अखिल ने उसे बता दिया कि मायरा कैसे बेहोश हो गई थी। तो सिद्धार्थ गुस्से में बोला, उस रे को अब पता लगेगा कि सिद्धार्थ ओबरा क्या है। मेरी मायरा को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी? ऊपर से मेरी ही पहचान लिए हुए था वो। राघव बोला, मैं तुझे खुद उसके पास लेकर जाऊंगा, पर अभी तू रेस्ट कर, कल सुबह हम घर चलेंगे। सिद्धार्थ ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और दवाई की असर से जल्द ही सो गया। वह तीनों भी बाहर आकर बैठ गए और उन तीनों की भी आंख लग गई। वहीं सुबह जब मायरा को होश आया तो उसे यह एहसास हुआ कि वह एक वार्ड में है। उसे सबसे पहले सिद्धार्थ का ही ख्याल आया और वह सिद्धार्थ के वार्ड की तरफ बढ़ने लगी। बाहर अभी भी तीनों बैठे बैठे सो रहे थे। चित्रा राघव के कंधे पर सर रखे सो रही थी और अखिल बेंच के सहारे। मायरा ने उन तीनों को एक बार देखा और फिर अंदर जाने लगी, पर तभी उसे डॉक्टर सिद्धार्थ के वार्ड से बाहर आते दिखे। वह जल्दी से उनके पास गई और बोली, सिद्धार्थ कैसे हैं? उन्हें होश आ गया है ना? मैं मिल सकती हूँ ना उनसे? डॉक्टर ने कहा, हाँ, पर सॉरी। वह इतना ही बोल पाए थे कि मायरा घबरा गई और जल्दी से अंदर चली गई। सिद्धार्थ अभी सो रहा था और मायरा को लगा कि उसे अब तक होश नहीं आया है। वह उसके पास बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बोली, सिद्धार्थ प्लीज़ उठ जाओ ना, मैं वादा करती हूँ कभी आपको फिर वैसी बातें नहीं कहूँगी। मुझे माफ़ कर दो, आप जो कहोगे मैं वह करने को तैयार हूँ। जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है, पर आपका मुझसे दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों बोले थे आप कि अब जा रहा हूँ दूर? मैं मर जाऊँगी आपके बिना। प्लीज़ उठ जाओ, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। वह उसके सीने पर सर रखकर रोए जा रही थी और खुद ही बोले जा रही थी। तभी सिद्धार्थ बोला, तो किसने कहा है मेरे बिना रहने को? मैंने तो कभी नहीं कहा। मायरा ने सर उठाकर देखा तो सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुरा रहा था। अब मायरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके चेहरे से सिद्धार्थ के ठीक होने की खुशी साफ दिख रही थी। वह खुश होते हुए बोली, आप ठीक हैं? तभी पीछे से डॉक्टर बोले, जी हाँ, वह ठीक है और उन्हें तो कल रात ही होश आ गया था। मायरा हैरानी से बोली, तो फिर आपने सॉरी क्यों कहा? डॉक्टर बोले, आप मीरा मेरी बात सुने ही अंदर आ गई। मैं तो ये बोल रहा था कि सॉरी आप अभी नहीं मिल सकती क्योंकि उन्हें अभी अभी इंजेक्शन दिया गया है, तो वह अभी सो रहे हैं। मायरा शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर बोले, इट्स ओके, और वह वहाँ से चले गए। सिद्धार्थ उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। मायरा पलटी और आंखों में आंसू लिए खुशी से सिद्धार्थ के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, पर उसे सिद्धार्थ की बात याद आ गई। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और वह बीच में ही रुक गई और अपने हाथ पीछे खींच लिए। वह उससे नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी सिद्धार्थ, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपके पास आऊं, और इन सब की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। मैं अपने करण को पहचानने में गलती कैसे कर सकती हूँ? वह करण नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब नहीं आऊँगी आपके सामने। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। वह जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि सिद्धार्थ बोला, थैंक यू? अब तुम्हें मुझे थैंक यू भी बोलना पड़ रहा है? मायरा, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। क्या इतनी फॉर्मालिटी है हमारे बीच? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। मायरा जल्दी से पीछे मुड़ी और बोली, क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? सिद्धार्थ ने अपने मुंह से उसका हाथ हटाया और बोला, तुम्हें करण से मिलना है ना? मैं मिलवाऊंगा तुम्हें करण से, वह भी बहुत जल्द।
मायरा उससे दूर होकर बोली, नहीं मिलना उससे, कभी नहीं मिलना चाहती मैं उससे। सिद्धार्थ हैरानी से बोला, क्या बोल रही हो मायरा? मायरा अपने आंखों में आंसू रोकते हुए बोली, नहीं मिलना उससे, नफरत हो गई है उससे, उसके नाम से। किया ही क्या है उसने मेरे लिए? एक बार मुझसे मिलने तक की कोशिश नहीं की उसने। इतने सालों में कैसे उसके बिना रह रही हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ उसे। उसकी वजह से मैंने अपने इतने साल अकेले काटे हैं। आखिर में हुआ क्या? उसका नाम लेकर कोई आकर मेरे ही अपनों को नुकसान पहुंचा दिया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, नहीं मिलना चाहती मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उससे। यह कहकर वह रूम से बाहर आई तो उसे अखिल मिला। वह बोली, भाई मुझे घर जाना है अभी। ठीक है चलते हैं, एक बार सिद्धार्थ से मिल लूँ मैं, अखिल ने बोला। ठीक है आप मिल के आओ, मैं आब्या के साथ जा रही हूँ, यह कहकर वह चली गई। अखिल, राघव और चित्रा उसे हैरानी से देख रहे थे। अखिल ने आब्या को देखते हुए कहा, तुम जाओ उसके साथ? आब्या ने हाँ कहा और उसके पीछे जाने लगी। अखिल और राघव अंदर गए तो सिद्धार्थ बिना किसी भाव के बैठा था और उसकी आंखें लाल हो रही थी अपने आंसुओं को रोकने की वजह से। राघव उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या हुआ मायरा को? वह ऐसे क्यों चली गई? क्या हो क्या रहा है ये? सिद्धार्थ तब भी खामोश बैठा था तो राघव थोड़ा तेज आवाज में बोला, क्या हो रहा है बताएगा भी? क्यों चली गई वह ऐसे? सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में कहा, जिसका डर था वही हुआ, वो चली गई। बहुत देर कर दी मैंने, बहुत देर, सब गलत हो गया राघव। राघव ने कहा, पर हुआ क्या है यह तो बता। कुछ गलत नहीं होगा, हम सब सही कर देंगे। तो सिद्धार्थ बोला, कुछ सही नहीं हो सकता। मायरा नफरत करती है करण से, माना वह सिद्धार्थ से प्यार करने लगी है, पर करण से नफरत करती है वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जब उसे करण की सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वह सिद्धार्थ से प्यार करेगी? वह सिद्धार्थ से भी नफरत करने लगेगी। तभी अखिल बोला, वह किसी से नफरत कर ही नहीं सकती और करण से तो बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत नाराज है उससे, पर उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम उसे थोड़ा टाइम दो, वह खुद को संभाल लेगी। वह तुमसे प्यार करती है तो जल्द ही तुम्हारे पास लौटेगी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वह जिसका भी हाथ थामती है कभी उसे नहीं छोड़ती। टेक केयर, यह कहकर अखिल वहां से चला गया। सिद्धार्थ ने उसे तब तक देखा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसकी बातों को याद करके सिद्धार्थ ने एक गहरी सांस ली। मायरा आनंद मेंशन में पहुंचकर सीधे बाथरूम में चली गई और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसके दिमाग में अभी भी कल रात की सारी बात किसी फिल्म की तरह चल रही थी। करीब आधे घंटे बाद वह बाहर निकली और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। पूरे दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली। उस दिन शाम को सिद्धार्थ को भी डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं रात को आब्या ने मायरा को खाने पर बुलाने आई तो उसने मना कर दिया। आब्या बोली, ऐसे कैसे नहीं खाओगी? तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो अभी, तो कोई नानुकुर नहीं चलेगी। आब्या ने उसे कमरे में ही जैसे तैसे कुछ निवाले खिलाया और उसको दवाई देकर वहां से चली गई। मायरा की आंखों से नींद कोसों दूर थी और वहां सिद्धार्थ का भी यही हाल था। मायरा किचन में जाकर अपने लिए कॉफ़ी लेकर आई और बालकनी में खड़ी होकर चाँद को देखने लगी। सिद्धार्थ भी लेटे हुए खिड़की से चाँद को देख रहा था और अपने चाँद को याद कर रहा था। मायरा हाथ में कॉफ़ी लिए खुद से ही बोली, आपके बिना तो ये भी फीकी लग रही है। सिद्धार्थ अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था पर काफ़ी हद तक ठीक था। सिद्धार्थ, राघव और एलेक्स तीनों ही सिद्धार्थ के फार्म हाउस पहुंचे। तीनों एक अंधेरे कमरे में गए और सिद्धार्थ वहां के सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। तभी उसके गार्ड्स ने एक आदमी को वहां लाकर पटक दिया। वो कोई और नहीं रे था। सिद्धार्थ ने अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहा, कैसे हो रे? मज़ा आ रहा है ना यहाँ? रे ने गुस्से में कहा, बहुत गलत कर रहे हो तुम सिद्धार्थ। मायरा तो वैसे भी नहीं बचने वाली और साथ ही डर तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाले। सिद्धार्थ बिना किसी भाव से बोला, तुम एक बार कोशिश कर चुके हो और तुम्हारा बाप कई बार ये कोशिश कर चुका है पर नाकाम रहा। तुम्हारा बाप किसी का सगा नहीं हो सकता जो अपने बेटे को मौत में मुंह तुम्हारा बाप किसी का सगा नहीं हो सकता जो अपने बेटे को मौत के मुंह में छोड़कर भाग जाए। और जहाँ तक रही मायरा की बात, तो मेरे होते हुए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। रे बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है। राघव बोला, वैसे सिद्धार्थ अभी ठीक नहीं है पर हम तो हैं। तुम्हारे बाप को तो कहीं से भी ढूंढ लेंगे, पहले तुम्हारा हिसाब बराबर कर ले। ये कहते हुए उसने रे के बालों को बेरहमी से पकड़ा और उसका सर ऊपर कर दिया।
रे बस गुस्से में दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, इसके हाथ और पैर की हड्डियां पूरी तरह से टूट जानी चाहिए। सिद्धार्थ के गार्ड्स उसका इशारा पाते ही रे को बुरी तरह से पीटने लगे और वह दर्द में चीखने लगा। सिद्धार्थ ने किसी की तरफ इशारा किया तो उस आदमी ने सिद्धार्थ को एक कांच की बोतल पकड़ा दी। सिद्धार्थ रे के पास गया जो कि जमीन पर गिरा हुआ था। सिद्धार्थ के गार्ड्स ने उसे खड़ा करके उसके दोनों हाथों को दो तरफ ऊपर करके दो खंभों में बांध दिया। रे ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। सिद्धार्थ उसके पास गया और उस बोतल को खोलकर उसमें रखा पानी उसके हाथ पर डालने लगा, जिससे रे का हाथ जल गया और वह दर्द से बुरी तरह से चीखने लगा, क्योंकि उस बोतल में एसिड था। सिद्धार्थ गुस्से में बोला, इसी हाथ से तूने मेरी मायरा को मारने की कोशिश की थी ना, पूरी तरह से जला दूंगा उसे। वह अभी भी चीखे जा रहा था और उसका एक आदमी इस सब की वीडियो बना रहा था। सिद्धार्थ ने उस बोतल का सारा एसिड रे के मुंह पर दे मारा और बोला, इसी चेहरे से तूने करण का नाम लेकर मायरा को हर्ट किया था ना, तुम्हारी वजह से आज मायरा करण से नफरत करती है। रे का चेहरा बुरी तरह से जल गया था और उसकी वह दर्दनाक चीखें उस पूरे फार्म हाउस में गूंज रही थी। वह दर्द में चीखते हुए पागलों जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर सिद्धार्थ का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने गुस्से में एक गार्ड से घन लिया और 6 की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। रे बेजान होकर वहीं लटक गया। राघा ने उसे शांत किया और उसे घर लेकर आया। अगले कुछ दिन मायरा घर में ही रही, पर वह अब ज्यादा बात नहीं करती थी, काफी गुमसुम रहने लगी थी। काव्या और अखिल को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। अब वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, पर मायरा रोज नेहा को फ़ोन करती थी और सिद्धार्थ के सेहत की खबर रखती थी और साथ ही उसकी दवाई की टाइम नेहा को फ़ोन करके याद दिलाती थी। मायरा हर रोज़ सिद्धार्थ का नंबर देखती थी और वह बस एक बार सिद्धार्थ की आवाज़ सुनना चाहती थी, पर हर बार खुद ही पीछे हट जाती थी। सिद्धार्थ भी एक बार मायरा की आवाज़ सुनना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए, एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे थे। कुछ दिन बाद सुबह सुबह आव्या और मायरा दोनों ही कॉलेज के लिए निकल गईं, क्योंकि आज उनके एग्ज़ाम की डेट मिलने वाली थी। दोनों ही अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लग गई और साथ ही नेहा भी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। मायरा, आव्या और नेहा के एग्ज़ाम खत्म हो गए थे। मायरा और आव्या आज बहुत दिनों बाद बाहर गए थे। अखिल आज घर पर ही था और हाल में बैठकर कुणाल के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। आव्या ने भी एग्ज़ाम के बाद वापस ज्वाइन कर लिया था। दोनों अब तक घर नहीं आए थे और अखिल अपने काम में बिजी था। तभी राघव और चित्रा अंदर आते हुए बोले, कैसे हो अखिल? अखिल ने उसे बिठाते हुए कहा, अरे राघव आओ, कैसे हो आप? और आप कैसी हैं चित्रा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मायरा और आव्या कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रही? वह दोनों बाहर गई हैं। मायरा बहुत दिनों से घर में ही थी, बस एग्ज़ाम देने के लिए कॉलेज जाती थी, तो आज आव्या उसे ज़बरदस्ती बाहर लेकर गई है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। कैसी है मायरा अब? उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद मायरा ने किसी से भी बात नहीं की। अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, पर पहले जैसी नहीं है। उस दिन उसे करण का सच पता लगना, सिद्धार्थ को गोली लगना, सिद्धार्थ का उसे मजबूरी में ना कहना, ये सबसे बहुत दिल दुखा है उसका। हर दिन सुबह उसकी आंखें सूजी हुई और लाल होती हैं। मैं पूछती हूँ तो कहती है रात भर पढ़ाई की थी ना, तो आंखें सूज गई है। मेरे सामने दिखाती नहीं है, पर अंदर से बहुत परेशान है वह, और बस एक बार सिद्धार्थ से मिलना चाहती है। मैं काम के सिलसिले में मिलता रहता हूँ सिद्धार्थ से। वह हमेशा उसके बारे में पूछता है, उसकी हर खबर रखता है, पर उसकी भी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। राघव बोला, हाँ वह भी बहुत परेशान है। उस दिन जब मायरा ने कहा कि वह करण से नफरत करती है, तो सिद्धार्थ के दिल में ये डर बैठ गया कि कहीं सच जानने के बाद मायरा सिद्धार्थ से भी नफरत न करने लगे। अखिल बोला, मुझसे इन दोनों की ये हालत अब और देखी नहीं जाती, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मायरा इन सब चीज़ों से कुछ दिन दूर रहे। अगर हम उन दोनों को कहीं बाहर भेज दो तो कैसा रहेगा? चित्रा बोली, हम दोनों भी इसी बारे में आपसे बात करने आए हैं। वैसे आइडिया अच्छा है, पर वह दोनों एक दूसरे के साथ जाने के लिए क्यों राजी होंगे? दोनों ही उस दिन की घटना का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। दोनों ही अपनी अपनी गिल्ट में जी रहे हैं और इस चक्कर में एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि वह दोनों राजी होंगे? हाँ ये बात तो सही है, पर करे क्या? अब कुछ भी करके इन्हें साथ लाना पड़ेगा। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। राघव काफ़ी देर से कुछ सोच रहा था, तो अखिल उसे देखते हुए बोला, अब तुम क्या सोच रहे हो?
वही जो आप लोग नहीं सोच पा रहे हैं। चित्रा बोली, क्या मतलब? राघव अखिल को देखते हुए बोला, यही कि अब चित्रा और मेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं और हम कहीं बाहर ही नहीं गए घूमने। क्यों न इस बार पूरी फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर जाया जाए, सबकी छुट्टियां हो जाएंगी, सिद्धार्थ और मायरा को थोड़ा समय मिल जाएगा एक दूसरे के साथ, और साथ में मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाएगा। मैं भी अपनी बीबी के साथ थोड़ा घूम लूँगा, वरना उस राक्षस को तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं जाने के लिए, और न वह मुझे कहीं जाने देता है। फिर चित्रा को देखकर बोला, और ये मैडम भी बिल्कुल अपने दोस्त जैसी ही हैं, सिद्धार्थ के साथ ये भी काम में बिजी हो जाती हैं। एकमात्र सिंगल पीस पति हूँ इनका, इस पर भी ध्यान नहीं देती। अब क्या करे मेरी फूटी किस्मत। तभी पीछे से आवाज़ आई, मेरे भाई पर इतना जुल्म हो रहा है क्या? सब पीछे मुड़े तो आब्या और मायरा खुशी और हैरानी के भाव अपने चेहरे पर लिए खड़े थे। मायरा आगे आई और राघव और चित्रा के गले लग गई और बोली, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप लोग यहाँ अचानक कैसे? राघव झूठी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, क्यों, हमें देखकर खुशी नहीं हुई? अरे नहीं भाई, बहुत खुशी हुई। कैसे हैं आप सब, और बाकी सब कैसे हैं? मायरा का इशारा सिद्धार्थ की तरफ था, जो कि राघव समझ गया। वह बोला, सब अच्छे हैं और तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं तो कुछ बताने आया था यहाँ। क्या बताने आए थे? यही कि कल शाम को हम सब शिमला चल रहे हैं, हम सब फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं, और तुम सब भी हमारी फैमिली हो, तो तुम सब तो चल ही रहे हो, कोई मना नहीं करेगा, ये पहले से बता रहा हूँ मैं। मायरा जानती थी कि इस ट्रिप में सिद्धार्थ भी होगा, तो वह थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, पर भाई मैं नहीं जा सकती। राघव बोला, क्यों नहीं जा सकती? एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गए हैं तुम्हारे। प्लीज़ मायरा, मना मत करना, बहुत मुश्किल से मैंने सिद्धार्थ को मनाया है, वरना वह कभी कहीं छुट्टी पर जाने नहीं देता और न ही खुद जाता है। तुम मुझे सच में भाई मानती हो तो तुम चलोगी हमारे साथ, तुम्हारी एक हाथ से तुम्हारे इस अभागे भाई का कुछ भला हो जाएगा। प्लीज़, राघव ने रोदू सा और क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। मायरा उसका चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ओके ओके भाई, मैं चल रही हूँ। अखिल महीनों बाद मायरा को ऐसे हंसते हुए देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह राघव को देखते हुए बोला, अब पता चला सिद्धार्थ तुम्हें नौटंकी क्यों बुलाता है। राघव भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। राघव बोला, अच्छा अब हम चलते हैं, कल शाम को रेडी रहना, मैं पिक करने आऊँगा। यह कहकर वह चित्रा के साथ बाहर आ गया। मन में राघव सोच रहा था कि मायरा को तो मना लिया, लेकिन क्या सिद्धार्थ इसके लिए तैयार होगा? क्या सिद्धार्थ शिमला जाने के लिए तैयार हो जाएगा? क्या राघव और अखिल मायरा और सिद्धार्थ को एक करने में कामयाब हो पाएंगे? क्या सिद्धार्थ और मायरा एक दूसरे से अपने दिल की बात कहकर अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।